बिल्कुल डरना नहीं है किसी से भी और रोना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप रोएंगी तो दुश्मन समझेंगे आप कमजोर हैं। ठीक है, आप दोनों ऐसे ना रोएं, माशाल्लाह आप दोनों बहादुर हैं। आपके वालिद साहब भी बहादुर हैं, आप भी बहादुर हैं। आप जब निकल आए अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो आपने बिल्कुल किसी से भी नहीं डरना है। के बाद भी मैंने एक दिन बहादुरी की, मैंने कहा मैं कॉलेज जाती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आती हूँ कॉलेज। ठीक जब है। मैं गई तो इन्होंने मेरे पर तेजाब फेंकने की फिर कोशिश की। जंगल में भी एक कानून होता है। हर कमजोर जानवर को पता होता है कि उसे ताकतवर से महफूज रहना है। जी वो मैसेजेस मौजूद है मेरे आपके पास पास। मौजूद है? जी मेरे पापा मजदूरी करते हैं। ये बच्ची 2-3 दिन आई थी कॉलेज, ठीक है, उसके बाद एनरोलमेंट चला गया, उसके बाद ये बच्ची कॉलेज नहीं आई। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे धमकियां देनी स्टार्ट की कि भी आप अपना केस इनसे वापस ले लें। वालिद साहब भी अंदर थे, बेटा भी अंदर? जी, तो उन्होंने एफआईआर की। 3 महीने ये जो मेरे मुजरिम थे ये जेल में रहे। तो और चाइल्ड जी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं शहीद बेनजीराबाद के, तो इसमें आपका जी जी। इदारा और आप इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? डॉक्टर राहिल साहब, केस क्या है, थोड़ा मुझे डिटेल बता दें। एसपी साहब के पास भी गई, बी सेक्शन की पुलिस के पास भी गई, साइबर में भी गई, लेकिन मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। किसी ने भी कोई थे क्या, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इदारे वो सिर्फ पैसों पे काम कर रहे हैं। पैसे लेंगे फिर तस्वीरें डिलीट करेंगे। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो हमारे पास ह्यूमन राइट मोहब्बे वतन पाकिस्तान के अरसलान शेख साहब हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं। वो आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। फिर इनकी 3 महीने के बाद जमानत होगी। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर इन्होंने मेरी जो तस्वीरें मोहल्ले के लोगों को दिखानी स्टार्ट कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नवाबशाह की बात डॉक्टर राहिल राठौर के साथ। और इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जिसका नाम है राबिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंगल में भी एक कानून होता है। हर कमजोर जानवर को पता होता है कि उसे ताकतवर से महफूज रहना है। तो जानवरों की अपनी एक जिंदगी है जंगल के अंदर, जिसमें वो दूसरे बड़े ताकतवर जानवर से बचते हैं। लेकिन अफसोस की बात, हमारे यहाँ ऐसा एक कानून है कि जिसमें जो मुजरिम है वो आजाद घूमते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो बच्ची मौजूद है, मुबैना तौर पर इस बच्ची के साथ एक बहुत बड़ा हरासमेंट का केस चल रहा है। ये एफआईए भी जा चुकी है, एसएसपी साहब का भी दरवाजा बजा चुकी है, कोर्ट के भी दरवाजे बजा चुके हैं, और अभी भी इस बच्ची को धमकियां दी जा रही हैं। कल इस बच्ची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद हमने सोचा कि इस बच्ची की आवाज को मजीद बुलंद किया जाए, और जो हमारे यहाँ इदारे हैं, जिस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है एक बहुत बड़ा इदारा है, हम उनसे कोशिश करेंगे, राब्ता करेंगे और इनकी आवाज को भी वहां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस बच्ची से जानते हैं कि वाकयात जो हैं ये किस तरीके से रोनुमा हुए। जी मेरा नाम राबिया मोहम्मद आजम है। मैं आयशा कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट ईयर क्लास में स्टडी कर रही हूँ आयशा गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाबशाह में। वाकया किस तरीके से पेश आया? सबसे पहले क्या ऐसा हुआ था जो आपको उन लोगों ने, जो लड़के हैं, उन्होंने तंग करना शुरू किया? सबसे पहले बताएं उन लड़कों का नाम क्या है और वाकया शुरू स्टार्ट कैसे हुआ है? उन लड़कों का नाम मोहसिन और वल्द बिलाल, और उसका एक भाई अली भी है शामिल। उसके साथ एक जो लड़का ओम नबी से सज्जाद नामी है। तो ये वाकया ऐसा पेश आया कि मेरे पापा तो काम पे होते हैं और कॉलेज मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर था, तो बाबा रोज तो मुझे कॉलेज नहीं छोड़ सकते। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि आप ऑनलाइन स्टडी घर पे कर लें। तो हमने उनसे ना मोबाइल खरीदा। तो मोबाइल में मेमोरी कार्ड और सिम दोनों लग गई थी। तो मैं कॉलेज चली गई। बाबा मोबाइल में कोई फॉल्ट था तो बाबा उसके पास चले गए आईडीज बनवाने के लिए। तो उसने बाबा को ये कहा कि आप घर से ना पानी लेकर आओ, मैं आपकी आईडीज बना देता हूँ। बाबा जैसे ही घर गए तो उन्होंने मोबाइल में से जो डेटा हैक था, जो मेरी तस्वीरें, मेरी फैमिली की तस्वीरें थी, वो उन्होंने वहां से हैक कर ली अपने मोबाइल में। मतलब आप जब मोबाइल यूज करने लगे तो आपने घर में अपनी कुछ पिक्चर्स ली और फैमिली की पिक्चर्स आ गई। जी उसके बाद आपके बाबा कोई फॉल्ट की वजह से उनके पास लेके गए, ऐसा ही था? और आईडी का क्या बता रही हैं? आईडी बनवानी थी? जी आईडीज बनवानी थी। आईडीज और जीमेल अकाउंट्स वगैरह नहीं बन रहे थे, उसमें सिम बाबा ने लगा के उसको दे दी। बाबा ने एतमाद के तौर पर दिया कि मोहल्ले का लड़का है। तो उसमें सिम में से पहले उसने फैमिली के सारे कॉन्टेक्ट्स निकाले, मेमोरी कार्ड में जो घर की तस्वीरें और मेरी तस्वीरें थी वो सारे उसने डेटा कॉपी किया। उसके बाद जो उसने अकाउंट्स बनाए थे जीमेल अकाउंट्स, वो सारे अपने मोबाइल में लॉग आउट्स किए। फिर कुछ अर्सा जैसे लॉग इन किए जी लॉग उसके मोबाइल में भी चल पड़े और आपके मोबाइल ऐसे? जो भी मतलब मैं यूज कर रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ वो सारा डेटा उसके पास जा रहा था। ठीक है। कुछ अर्सा गुजरा तो फिर उसने मेरे नंबर से मुझे धमकियां दी कि भाई आपका नंबर उसके पास कैसे आया? वो सिम में से उसने लिया, जो सिम मैंने मोबाइल में लगाई थी तब लिया था? जी तब लिया। ठीक है। तो फिर उसने मुझे ये धमकियां दी मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात रखो और
वरना मैं तुम्हें अगवा करूंगा, तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी उसने दी। डायरेक्ट उसने ये बोलना शुरू कर जी, दिया? ये बोलना शुरू ठीक कर है, दिया। वो किस तरीके से बोला? कोई उसके मैसेजेस आए हुए हैं आपके पास, मैसेजेस पड़े हुए हैं, किस जी तरीके से बोला? वो मैसेज आपके पास मौजूद है? जी, वो मैसेजेस मौजूद है मेरे आपके पास मौजूद है? जी। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि भाई ये इस तरह अननोन नंबर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जब हमने पता किया तो वो वही लड़का था। फिर बाबा ने उसके फादर को बुलाया, उसको समझाया कि आप अपने उसके बेटे, फादर का क्या नाम है? बिलाल, ठीक है। तो उसको समझाया कि आप अपने बेटे को मना करें, हमारी बेटी की तस्वीरें अपलोड ना करें। तो फिर उसके बाबा ने उसको समझाने आपके के, बाबा क्या करते हैं पहले ये बताइए? मेरे बाबा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, जी। ठीक है। आपके बाबा ने उनको समझाया जी, कि तस्वीरें लोड ना डिलीट करें और कर दें। डिलीट कर दें। लेकिन उसके बाबा ने उसको समझाने के बजाय उल्टा उनको ये कहा कि आप पैसों का मुतालबा करें इनसे, भाई हम इतने पैसे लेंगे और तस्वीरें वो क्या delete कर करते दें। हैं? उसके बाबा क्या करते हैं और वो लड़का क्या करता है, कुछ वो पता दोनों है? बेकरी में काम करते हैं। बेकरी है, बेकरी का काम कर, अपनी बेकरी है या बेकरी नहीं, पे किसी काम? की बेकरी में काम करते हैं। ठीक है, अब और जो आगे। बेकरी वाला है वो भी उनके साथ मुलविस है। जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया तो फिर इसने 2 से 3 लड़के मेरे पीछे लगवाए, मुझे अगवा करने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बाबा को बताया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये मुझे अगवा करना चाहते हैं। तो फिर मेरे बाबा ने मुझे घर बिठा लिया कि भाई वो डर गए थे कि अगर हम अपनी बच्ची को छोड़ते हैं। कॉलेज कितने दिन आप गई थी? कॉलेज में स्टार्टिंग में 2-3 दिन गई हूँ। ठीक है। जी, उसके बाद फिर मैंने एक दिन बहादुरी की, मैंने कहा मैं कॉलेज जाती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आती हूँ कॉलेज। ठीक जब है। मैं गई तो इन्होंने मेरे पर तेजाब फेंकने की फिर कोशिश की। फिर मैं घर बैठ गई। फिर हम गए एसपी साहब के पास, तनवीर तुनिया साहब के पास। उन्होंने हमें ये कहा कि ये साइबर के केस है, आप FI साइबर में जाएं। हम FI साइबर क्राइम में भी गए। तनवीर तुनियो साहब ने खुद कहा कि ये साइबर का केस है? जी मतलब लड़के ने हरासमेंट करने की कोशिश की, डायरेक्ट तेजाब फेंकने की कोशिश की, जी उसके बावजूद उन्होंने ये कहा? जी आप ये कहना चाह रही हैं? जी। ठीक है। तो फिर हम साइबर क्राइम में गए। साइबर क्राइम कहाँ? में FI हैदराबाद। हैदराबाद गए, जी। ठीक है। 31 तारीख 10 31 उसका कोई तारीख रिकॉर्ड 10 एप्लीकेशन कुछ है आपके पास जी मौजूद है? जी, सब मौजूद ठीक है, है। वो मैं शेयर कर लूंगा उसके साथ। जी, तो जो हमने साइबर में कंप्लेन की थी वो हमने 31 तारीख 10वां महीना 2024 में की थी कंप्लेन। उसके बाद साइबर ने हमें 2-3 दफा बुलाया कि ये सारे एविडेंस मंगवाए। हमने सारे एविडेंस साइबर को दिए। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपकी फाइल पुटअप हो गई है, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई। उन्होंने कोई मतलब इस पे एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद हम दोबारा SP तनवीर तुनिया साहब के पास गए। उन्होंने फिर फौरन इस पे एक्शन लिया। जो हमारे SHO मकसूद चन्ना साहब थे, उनको कहा कि इनके जो खिलाफ गुज़िश्ता SHO थे, जो जी। अब यहाँ नहीं है, नवाबशाह। जी, वो अब यहाँ नहीं है। ठीक है। तो उनको कहा कि आप इन पे FIR करें और जल्द अज जल्द इनको पकड़ा जाए। तो उन्होंने FIR की। 3 महीने ये जो मेरे मुजरिम थे ये जेल में रहे। तो मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे धमकियां देनी स्टार्ट की कि भाई आप अपना केस इनसे वापस ले लें। FI वालों ने फिर मुझे ये कहा कि आप अच्छा, यहाँ रुकिएगा। ये जो आप कॉलेज की बात कर रही हैं, जी क्योंकि हमारे टीम मेंबर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी तो उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए शायद वहाँ गई हैं। जी मजीद हम अपने नुमाइंदे से, जो हमारे इंचार्ज हैं प्रोग्राम के, जी जो डायरेक्टर हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे, मैडम से भी हम इस वक्त मौकिफ लेंगे जी कि मैडम इस बारे में क्या कहती हैं, क्योंकि आपका मौकिफ आया है, हम मैडम का भी जी मौकिफ लेने की अभी कोशिश करेंगे। जी तो आपके कहने के मुताबिक पहले आप 1-2 दिन गई हैं, जी उसके बाद आपको उन्होंने तंग किया, आपने कॉलेज जाना जी, छोड़ उसके दिया। बाद मैंने जाना उसके बाद जब वो जेल चले गए तो आप जो है दोबारा कॉलेज आपने ज्वाइन किया? जी, मैंने दोबारा आप कितने दिनों के लिए गई? फिर मैं 2-3 दिन के लिए गई हूँ। 2 ही 3 दिन के लिए गई, जी। फिर उससे ज्यादा नहीं गई? नहीं, उससे ज्यादा नहीं गई। ठीक है, ये बात हम अब क्लियर कर लेते हैं। हमारे वहाँ जो है प्रोग्राम के हेड मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। जी हमारे प्रोग्राम के जो हेड है उनका नाम है सर तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी। जी वो पूरे सिंध के जो हैं वो डिप्टी चीफ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आपके? ठीक ठाक है इसे डॉक्टर साहब फर्स्ट क्लास, आप सर, बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो बच्ची के बारे में, जो राबिया बच्ची की जो प्रिंसिपल हैं, जी जी। आप इस वक्त स्कूल के पास मौजूद हैं, आपने उनसे मौकिफ लिया या हमारी कोई बात हो सकती है, इस बारे में हमें बताएंगे कुछ? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मैं अभी आज इनके पास यहाँ आया था, उनसे प्रिंसिपल से मेरी बात हुई है, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा जो है ना वो कोई भी अपना बयान देने से मदद कर ली। लेकिन वो कह रही थी कि आप मेरे बिहाफ जो है ना वो भले बात कर लें कि ये बच्ची 2-3 दिन आई थी कॉलेज, ठीक है, उसके बाद इंक्लूडमेंट चला गया, उसके बाद ये बच्ची कॉलेज नहीं आई, ठीक है।
उनका मौक़िफ़ ये है कि बच्ची अगर कॉलेज के अंदर कोई वाक़या होता है तो उसकी ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर कॉलेज के बाहर कोई वाक़या होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना, फिर वो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। तो इस किस्म की उन्होंने बात की है। तो बहरहाल अच्छा सर, ये बच्ची का जी। कहना एक ये भी है कि प्रिंसिपल ने ये भी फोर्स किया कि जी हमारे ये जो केसेस हैं ये विड्रॉ कर लिए जाएं। ये बात अब ये बच्ची कह रही है, लेकिन ये कल तक की कोई मुझे इत्तला नहीं थी तो मैंने उनसे सवाल नहीं किया है। लेकिन उनका कहना यही था कि दो तीन दिन आई थी, उसके बाद ये कॉलेज नहीं आई है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया। जी, मौकिफ लिया है आपकी मैडम से भी, जी। और उन्होंने भी यही कहा है कि आप 2-3 दिन आई हैं जी। और कॉलेज की जो जिम्मेदारी है वो दीवार के अंदर तक है। जी। जो कॉलेज की दीवार है उसके बाहर क्या होता है, स्कूल या कॉलेज उसका जिम्मेदार नहीं होता है। जी। ठीक है, आप अपनी बात आगे कीजिए। फिर आपके कहने के मुताबिक मैडम ने कहा कि आप विड्रॉ कर लें केस, जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद साइबर की में हम दोबारा हमें साइबर में ने बुलाया तो हम वहाँ गए तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने कॉलेज जाएं, प्रिंसिपल से कहें कि अपनी आपकी अटेंडेंस ले। तो मेरे चाचू और मेरे बाबा वाले गए प्रिंसिपल से अटेंडेंस लेने। प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी। उसके बाद मैंने इत्तला की एसएचओ को, मकसूद चन्ना साहब को, कि मेरी प्रिंसिपल अटेंडेंस नहीं दे रही, आप मुझे अटेंडेंस लेकर दें। उन्होंने बी सेक्शन की पुलिस को भेजा मेरी अटेंडेंस लेने के लिए। तो प्रिंसिपल ने उनको भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अटेंडेंस ना आज दूंगी ना कल दूंगी बच्ची की, और डॉक्यूमेंट्स मेरे आगे पीछे करके साफ यही कहा कि बच्ची का कोई एडमिशन नहीं है हमारे कॉलेज में। लेकिन आपके पास आइडेंटिटी जी। कार्ड है, जी, आईडी कार्ड है? जी। ठीक है, इसके अलावा और कोई सबूत है कॉलेज का? जी, ये मेरी एग्जामिनेशन स्लिप है। अभी नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है। ठीक है जी, ये रखिए, हम शेयर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? साइबर गए आप? जी, साइबर हम गए, फिर हम दोबारा इधर मकसूद चन्ना साहब ने एफआईआर करवाई। 3 महीने मेरे मुजरिम जेल में रहे, तो मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। 2 महीनों के बाद इसके वालिद साहब को जमानत दे दी। जब इसके वालिद साहब निकले फिर उन्होंने वही अच्छा, हरकतें वालिद साहब भी अंदर थे, बेटा भी अंदर था? जी, दोनों। क्योंकि वालिद साहब ने पैसों की डिमांड की थी कि भाई हम इनकी बच्ची से पैसे लेंगे फिर तस्वीरें डिलीट करेंगे। तो 2 महीने के बाद इसके वालिद साहब को जब रिहा किया तो उन्होंने फिर यही हरकतें, पहले उसका बेटा कर रहा था, फिर उसके वालिद साहब ने ये हरकतें करनी स्टार्ट की। फिर मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। फिर 3 महीने गुजरे तो फिर जो हमारी बी सेक्शन की पुलिस है उसने मेरे चाचू वालों को बुलाकर ये नोटिस का कहा कि भाई कोर्ट से नोटिस आया है तो आप आकर साइन कर दें। चाचू वाले गए, चाचू वालों को ये मालूम नहीं था कि भाई ये कोर्ट का नोटिस है या जमानत का नोटिस है। चाचू वालों ने उस पर साइन कर दिए। जब अगले दिन कोर्ट हुई तो फिर जज ने ये कहा कि आपने इनको कौन सी जमानत, कोर्ट? जज कौन से थे, कौन सी अदालत? एटीसी ठीक है। एटीसी कोर्ट। तो फिर इनकी 3 महीने के बाद जमानत होगी। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर इन्होंने मेरी जो तस्वीरें मोहल्ले के लोगों को दिखानी स्टार्ट कर दी कि इनकी बच्ची ऐसी है, हम इनकी बच्ची को अगवा करवाएंगे या इनकी बच्ची को मरवा देंगे। तो फिर उसके बाद मैं फिर ना घर से बाहर निकल पाई। फिर मैंने कहीं जाना चाहा तो फिर इन्होंने वही हरकतें, लड़कों को इकट्ठा कर लेना, मुझे बार बार चीखे मार के आवाजें लेकर मेरा नाम लेकर पुकारना। फिर इस डर से मैंने अपना घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। अच्छा, अब दोबारा आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब ये दोबारा आप क्यों सामने आई हैं मीडिया के? मैं मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं हर इदारे की तरफ जा चुकी हूँ। एसपी साहब के पास भी गई, बी सेक्शन की पुलिस के पास भी गई, साइबर में भी गई, लेकिन मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। किसी ने भी कोई थे क्या? क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इदारे वो सिर्फ पैसों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक गरीब आपकी बेटी हूँ, मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपना इंसाफ लेना चाहती हूँ। जी, बच्ची की बात सुनकर ये अंदाजा हुआ है कि हुकूमत ने एक एक्ट बनाया है, पीका एक्ट, जिसमें सहाफी और सोशल मीडिया के चंद लोगों को जो है बहुत ज्यादा कानूनी मुश्किलात का सामना है। लेकिन बच्ची राबिया जैसी जो बच्चियां हैं, हजारों बच्चियां जैसी जो हरासमेंट से इस वक्त दो चार हैं, तो ये कानून सिर्फ एक सहाफी और ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो आम बंदा है, जिसे इंसाफ की जरूरत है, वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो ये तो हमारा एक अदल का सिस्टम चल रहा है, हुकूमत को भी जो है होश के नाखून लेने चाहिए। दूसरे नंबर पर हम अब कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम इस वक्त कॉल करेंगे मोहम्मद आसिफ साहब को, खटक साहब को। ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर तालका नवाबशाह के और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद के। हम उन्हें कॉल करके इनका सारा मैटर बताते हैं और कोशिश करेंगे कि वो आला हुकाम तक बात भी पहुंचाएं और इनकी हेल्प भी करें।
मैं बाबू कॉल कर रहा हूँ उन्हें और मैं भी उनसे बात करूंगा, आप भी उन्हें बताइएगा, इंशाल्लाह जो हो सकेगा आपके लिए कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? दुआएं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब, इस वक्त एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे पास एक बच्ची है राबिया। आपने शायद उसकी जी बच्ची जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हो, क्योंकि आप असिस्टेंट जी डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर तालका नवाबशाह के और चाइल्ड जी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं शहीद बेनजीराबाद के। तो इसमें आपका जी जी। इदारा और आप इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? डॉक्टर राहिल साहब, केस क्या है, थोड़ा मुझे डिटेल बता दें जी, तो मैं आपको गाइड हाँ, कर दूं सही। इसलिए मैं बच्ची को खुद को देता हूँ ताकि ये आपको जल्दी जल्दी बताएं और फिर आप रहनुमाई जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी, मैं राबिया मोहम्मद आजम नवाबशाह से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? राबिया मोहम्मद आजम। जी जी जी। जी, मेरा जो मसला चल रहा है वो हरासमेंट के हवाले से है। तो बेटा अभी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो आपका ऑलरेडी कोर्ट मैटर चल रहा है। अभी आप अगर जैसा चाहें, हमारे पास भी यही रेफरल सिस्टम है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, कि हम भी आपका केस जो है वो पुलिस को या एफआईए को, जिस इदारे में आप जाना चाहें, जिससे भी रिलेटेड केस बनेगा, हम आपको रेफरल सिस्टम में वहाँ भेज देंगे। वकील का अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लीगल एड सोसाइटी वालों से बात करेंगे, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनसे बात करेंगे कि हम आपको वकील प्रोवाइड करें। जी तो जी अगर आप जी 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 आसिफ साहब, मैंने ये मोबाइल मेरे पास है। असल में वो यही चाह रहे थे कि आप लोगों का इदारा इस मामले में अगर कुछ हेल्प कर सकता है इनकी, तो ये सारी बात तो आपने सुन ली है। तो इस मुतालिक जी अगर जी कोई हेल्प का तरीकेकार है तो मैं इन लोगों को आपके पास रेफर करूं ताकि इनकी आप बेहतर रहनुमाई कर सकें। ठीक है, भिजवा देना आप राहिल साहब इनको, जी मैं सर। इनको गाइड कर दूंगा। ये अपने पुराने पेपर वगैरह भी लें। अगर कोर्ट मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो कोर्ट मैटर में हम तो फिर उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनको दोबारा कोई थ्रेट मिला है या कोई ऐसी चीज़ है, ये अगर दोबारा एप्लीकेशन देना चाहते हैं या किसी भी फोरम पे जाना चाहते हैं, तो हम इनकी भरपूर रहनुमाई और कानूनी मदद करेंगे। बिल्कुल, जिस जी भी सर। अदारे से मुंसलिक होगी हम इनको इंशाल्लाह मुकम्मल वहाँ से ताउन, हमारी तरफ से मुकम्मल ताउन होगा। इनको हम आगे इनका केस बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे हर जी सर, तरीके बहुत से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ऐसा था कि अब ये है नवाबशाह के जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। जी आपकी जो एज है इसमें 2006 की आपकी पैदाइश है, जी लेकिन ये इदारा फिर भी तहफ्फुज के लिए काम करता है। जी आप अपने बाबा के साथ जाइए, अपना सारा मैटर इनसे डिस्कस कीजिए और हमें दोबारा बताइए कि आपकी क्या हेल्प की गई है। अगर आपके जी पास पैसे नहीं हुए तो आपको वकील भी ये करके देंगे और बेहतर रहनुमाई करेंगे, और पुलिस को ये स्पेशल एक मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, ये अपने लेटर भी निकालते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद होगी। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है तो हमारे पास ह्यूमन राइट मोहब्बे वतन पाकिस्तान के अरसलान शेख साहब हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं। वो आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। ये मेरी इस प्रोग्राम के उससे थ्रू आप लोगों को जो है श्योरिटी दे रहा हूं कि आपका केस लड़ने के लिए वकील हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी वो बहुत सारे लोगों के केसेस लड़ रहे हैं। अब ये बताइए, जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी उसके बाद आपसे किसी ने कोई राब्ता किया है मिलने के लिए? जी, मुझे एसपी साहब वालों की कॉल आई थी। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे हमसे 11 बजे उसी टाइम पहले कह रहे थे कि आप हमसे राब्ता करें। मतलब फिर अभी आप समझ लें 1 घंटे के बाद एसपी साहब से मिलेंगे जाके? जी जी, अभी हमने एसपी साहब से मिलना है। ठीक है, आप एसपी साहब से मिलिए और जी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, एसपी साहब नए आए हैं और पूरी कोशिश करेंगे वो कि आपका मसला हल हो। अगर आपका मसला वहां से हल नहीं होता, आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ है, जी कोई परेशानी है, हम आपको हाई कोर्ट का वकील भी प्रोवाइड करेंगे। आप इनसे भी मिलिए, आसिफ खटक साहब से। इनका नंबर भी आपके बाबा को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आपके जो मुल्जमान है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं डरना, और आप बच्ची हैं, बहादुर हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से दुनिया का मुकाबला करते रहना है। और आपके बाबा भी माशाल्लाह बहादुर हैं, जो आपके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए हैं। आपको बिल्कुल रोने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चियां भी नेमत होती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है बाबू, बिल्कुल डरना नहीं है किसी से भी और रोना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप रोएंगी तो दुश्मन समझेंगे आप कमजोर है। ठीक है, आप दोनों ऐसे ना रोएं। माशाल्लाह आप दोनों बहादुर हैं, आपके वालिद साहब भी बहादुर हैं, आप भी बहादुर हैं। रोने से इंसान कमजोर होता है। ठीक है,
रोना नहीं है, आपने दुनिया से लड़ना है, मुकाबला करना है, हर तरीके से मुकाबला करना है। तो छोटी छोटी आजमाइशें और जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं। आप जब निकल आए अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो आपने बिल्कुल किसी से भी नहीं डरना है। ठीक है बच्चे जी। तो ये हमारा शहर जो है सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब का शहर है, और गुज़िश्ता 3 अदवार से यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और हमारे सिंध का एक खास कल्चर है कि यहाँ पे औरतों को खास तौर पर बहुत इज्जत दी जाती है। मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करूंगा, और यहाँ से मैडम फरियाल साहिबा को, मैडम आसवा भुट्टो साहिबा को, कि इस बच्ची के लिए खास तौर पर आप स्पेशल एक नोटिस लें, और इस बच्ची के जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, और इस बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि आइंदा आने वाली नवाबशाह की सिंध भर की बच्चियां जो हैं वो बहादुर, दिलेर और तालीम हासिल करें। अगर इस तरीके से बच्चियां डर के घर बैठ जाएंगी तो सिंध जाहिल रह जाएगा। हमें सिंध को पढ़ाना है, तरक्की देनी है और कामयाब करना है। आप सब देखने वालों का शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।